नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं 9th कक्षा के यह पाठ 3 का यह दूसरा भाग है। यदि आप लोग पहले भाग को नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पहले भाग में हम लोग पढ़े थे बल का परिभाषा और बल के बारे में, उसके बाद संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। और यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बलों का वर्गीकरण, या आप कह सकते हैं बल का प्रकार। यानी कि बल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहले जो यहाँ पे है, पहला हो जाएगा स्पर्श बल और दूसरा हो जाता है दूरी पर क्रिया बल। यानी कि अब इसको जब हम देखें कि स्पर्श बल को भी निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, उसके बाद फिर है दूरी पर क्रिया बल को भी निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्पर्श बल है इसे मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। जो पहला है अभिलंब बल, दूसरा है तनाव बल, तीसरा है घर्षण बल। और फिर यहाँ पे जो हमारा है दूरी पर क्रिया बल, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल। आइए अब हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं कि जो बलों का हम लोग वर्गीकरण किए हैं उसमें पहला जो है हमारा वर्गीकरण में स्पर्श बल। यानी कि स्पर्श बल किसे कहते हैं? यानी कहा जाता है कि जब कोई 2 वस्तु एक साथ स्पर्श करे या आपस में सटे और उस पर बल लगे तो उसे स्पर्श बल कहते हैं। यानी कि यदि कह दिया जाए कि यदि जब हम इस बोर्ड पर अपने हाथ से दाबते हैं तो यह सटा हुआ है तो इसे स्पर्श बल कहेंगे। और दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। यानी कि यदि कोई वस्तु बिना भौतिक संपर्क के ही, यानी कि बिना सटे ही जब बल डाले तो उसे दूरी पर क्रिया बल कहा जाता है। यानी कि अब इसमें हम देख लेते हैं स्पर्श बल में जो हमारा 3 है अभिलंब बल। यानी कहा जाता है कि जब कोई वस्तु सीधी बल लगाए तो उसे अभिलंब बल कहते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि यह हाथ है, इस पर यदि हम ऊपर से स्केच के द्वारा अगर बल डाल रहे हैं तो इसे अभिलंब बल कहेंगे। यानी कि अब इसमें होगा क्या कि यह जो हमारा हाथ है यह नीचे से कोशिश कर रहा है कि स्केच को ऊपर धकेले, जबकि ऊपर से स्केच कोशिश कर रहा है कि हम हाथ को नीचे धकेलें। यह हमारा हो गया, यह अभिलंब बल को दर्शा रहा है। दूसरा है तनाव बल। यानी कहा जाता है कि जब हम किसी वस्तु को खींच कर या तान कर रखते हैं तो उसमें जो बल लगता है उसे तनाव बल कहते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि छोटा जब बच्चा होता है सब, तो रस्सी या पॉलिथीन में एक छोटा सा चेका या आप कह सकते हैं पत्थर को बांध कर ऐसे नचाता है सब, तो उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण ही वह जो चेका होता है या पत्थर होता है वह चारों तरफ घूमता है, तो वहां से उत्पन्न होता है तनाव बल। तीसरा हमारा है घर्षण बल। यानी कहा जाता है कि जब 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाए तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। और घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। यानी कि घर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिस स्थान पर घर्षण बल नहीं लगे वहां पे हम स्लिम कर जाते हैं या गिर जाते हैं। यानी कि जब देखते हैं आप कहीं पे मिट्टी पर यदि पानी गिरा हुआ है तो वहां पे जब आप पैर रखते हैं तो आप बिछिल जाते हैं, यानी कि दूर गिर जाते हैं। उस अवस्था में कहा जाता है कि वहां पे घर्षण बल नहीं लगता है। यानी कि जहां पे घर्षण बल कम लगेगा वहां पे आप ज्यादा बिछिल सकते हैं। अब हो गया कि यदि हम बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं तो वहां पर भी घर्षण बल लगता है, यानी कि रगड़ा कर ही लिखा जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि यदि हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ रहे हैं तो इन दोनों हाथों के सतहों पर बीच में घर्षण काम कर रहा है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूरी पर जो क्रिया बल है इसका भी 3 प्रकार है। यानी कि पहला है चुंबकीय बल। यानी कि चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं, जिसमें चुंबक को पास में सटाना जरूरी नहीं होता है, चुंबक दूर से ही बल डालता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि जो छोटा वाला चुंबक होता है, यदि आप 2 चुंबक को रखें तो चुंबक कुछ दूरी से ही दूसरे चुंबक को आकर्षित कर लेता है, वह हो गया चुंबकीय बल। इसके बाद है स्थिर विद्युत बल। यानी कहा जाता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और उसमें एक बल आरोपित होता है जिसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उसके बाद है तीसरा हमारा गुरुत्व बल, यानी कहा जाता है कि पृथ्वी अपने केंद्र से जो बल आरोपित करती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है, और गुरुत्व बल के कारण ही सभी वस्तुएं पृथ्वी पर ही टिकी हुई है, या आप ऊपर यदि फेंकते हैं किसी वस्तु को तो वह पुनः पृथ्वी पर ही वापस लौट आती है। उसका मेन मुद्दा है गुरुत्व बल, यानी कि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक मात्रा में गुरुत्व बल है, जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करके रखी हुई है, यानी कि खींच कर रखी हुई है। आप देखते हैं कि यदि मान लीजिए हम स्केच को यदि ऊपर फेंकते हैं, इसका मतलब है कि यह स्केच ऊपर जब जाएगा तो कुछ ऊंचाई के बाद पुनः नीचे आएगा। तो यदि कोई पूछ दे कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह पुनः नीचे क्यों चली जाती है, तो इसका कारण है पृथ्वी के केंद्र द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल। आइए अब हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। आइए यहाँ पे लिखा गया है परिभाषा और एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और एक बात और है कि यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो में हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पर्श बल का परिभाषा है जो हम पीछे बता चुके हैं। उसके बाद है स्पर्श बल को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला है अभिलंब बल, कि जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क सतह के लंबवत लगता है तो उसे अभिलंब बल कहते हैं। उसके बाद है, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यदि किसी, जैसे आप कह सकते हैं कि जब हम किसी टेबल पर ऐसे अगर यदि किताब को रखे हुए हैं तो यहाँ से हो जाएगा कि किताब नीचे की तरफ बल लगाएगा और टेबल ऊपर के तरफ। जैसे यदि हम लोग किसी वस्तु को, या मान लीजिए कि हम स्केच को यदि ऐसे रखें या ऐसे रखें, मान लीजिए स्केच को हम ऐसे रखे हुए हैं, तो स्केच में जो गुरुत्व बल पृथ्वी डाल रही है, पृथ्वी कोशिश कर रही है कि स्केच को नीचे खींच लें, और हाथ यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इसको ऊपर उठा कर रखें, तो इसके बीच लगा यहाँ पे अभिलंब बल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि तनाव बल है, यानी कि जब किसी वस्तु को खींचकर बांधा जाता है तो उस पर आरोपित बल को तनाव बल कहते हैं। यानी एग्जाम्पल लिखा गया है कि पत्थर को जब धागे से बांधकर लटकाया जाता है तो पत्थर पर धागा द्वारा तनाव बल लगता है। उसके बाद है घर्षण बल, यानी दो वस्तुओं के बीच रगड़ से उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में, घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण ही मशीन का जो पार्ट पुर्जा होता है वह खराब हो जाता है, और यदि घर्षण बल जहां नहीं लगता वहां पे हम गिर जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आइए यहाँ पे है दूसरा दूरी पर क्रिया बल, इसका परिभाषा है, यहाँ पे हम पीछे बता चुके हैं। इसे है कि निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उसके बाद पहला है चुंबकीय बल, लिखा गया है परिभाषा की जब किसी चुंबक के पास लौह पदार्थ को ले जाया जाता है तो चुंबक उस पर बल आरोपित करता है, इसे ही चुंबकीय बल कहते हैं। उससे भी एक एंटोबायोटिक परिभाषा है कि चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं, आप इतना भी याद रख सकते हैं। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर विद्युत परिपथ के चारों ओर बने क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा इस पर आरोपित बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी कहा जाए यदि यह एक तार है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है इस दिशा में, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाले वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है या खींचने का काम करता है, उसे ही कहा जाता है स्थिर विद्युत बल। उसके बाद है तीसरा गुरुत्व बल, यानी कि पृथ्वी अपने केंद्र से सभी वस्तुओं पर एक बल आरोपित करती है जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही आज हम लोग पृथ्वी पर स्थिर हैं या जीवन संभव है। यानी कहा जाता है कि यदि पृथ्वी से गुरुत्व बल एकाएक यदि कभी समाप्त हो जाए तब क्या होगा, तो स्थिति ऐसी पैदा होगी कि हम और आप लोग हवा में घूमने लगेंगे, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही हवा में तैरने लगेंगे। यानी परी के समान आप काम कर सकते हैं या आप उड़ सकते हैं देवता पितर के जैसे। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा गैलीलियो गैलीली के बारे में। आइए यहाँ पे हम देखते हैं गैलीलियो गैलीली, इनका पूरा नाम था गैलीलियो का, जिनका जीवन काल पूरा 1564 से 1642 के बीच रहा है। अब यदि कोई कहे कि हम गैलीलियो के बारे में क्यों पढ़ें,
तो पढ़ना अब इसलिए जरूरी है क्योंकि गैलीलियो ने अनेक प्रकार का सिद्धांत दिया और दूरबीन का भी आविष्कार किया, जिससे आप दूर के वस्तु को अपने पास देख सकते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि ऐसे लोग आंख पर लगाकर और दूर के वस्तुओं को जूम करके पास में देखता है, वह दूरबीन गैलीलियो का ही देन है, जिसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं और तारों को और मतलब ग्रह उपग्रह को आसानी से देख पाते हैं। आइए यहाँ पे देख लिया जाए। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 में हुआ। जन्म स्थान पीसा इटली में, यूरोप महादेश में है। कहा जाता है कि इन्हें महान दार्शनिक तथा खगोल शास्त्री माना जाता है, अर्थात यह अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग वस्तुओं का अध्ययन किए और बताएं। और खगोल शास्त्री का मतलब हुआ कि यह पृथ्वी के बारे में भी बताएं, यानी पृथ्वी के ग्रह उपग्रह के बारे में भी बताएं गैलीलियो। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया, जिसे बाद में न्यूटन ने विस्तारित रूप से व्याख्या किया। यानी कि अब जड़त्व का नियम क्या है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब जड़त्व का नियम आए तो आपको बेटर समझ में आए। आइए यहाँ पे अब अगला पॉइंट है कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। उसके बाद है कि गैलीलियो कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा संबंधित सिद्धांत के सक्रिय समर्थन थे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो यदि हम कह दें कि यह बीच में ब्रह्मांड में यदि हम लोगों का सूर्य है, जिसके चारों तरफ अनेक प्रकार के ग्रह उपग्रह हैं, यदि हम मानकर चले कि पृथ्वी हमारा यहाँ पर है, तो यह पृथ्वी नियमतः सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी चारों तरफ से, यदि बीच में सूर्य को केंद्र मान लिया जाए ब्रह्मांड में, तो पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है 365 दिन 6 घंटा में, जिसको हम लोग एक वर्ष कहते हैं। यानी 365 दिन को ही एक वर्ष कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है, जो 6 घंटा 4 वर्ष में बढ़कर और फरवरी का महीना 29 दिन का पूरा करता है। आइए, यह तो ऐसे ज्योग्राफी का चीज है। आइए यहाँ पे अब देख लिया जाए, लास्ट पॉइंट है कि गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 में इटली में ही हुई थी। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।